नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था टॉपिक का अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल में कृषि जीवन यापन का प्रमुख आधार था। चावल राजकीय आहार था। मिलिंद पन्नों में कृषि के 8 चरण बताए गए हैं। सिंचाई हेतु जलाशय बनाए जाते थे। इनमें पानी बाहर निकालने हेतु अर्घट या रहट का प्रयोग होता था। रहट या अर्घट का उल्लेख हाल की गाथा सप्तशती रचना में मिलता है। मौर्योत्तर काल में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे उरेयूर व अरिकमेडु। यह मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मोटा वस्त्र तंगर व प्रतिष्ठान से प्राप्त होता था। वाराणसी व मथुरा उत्कृष्ट वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पंतजलि ने उल्लेख किया है कि मथुरा सतका नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। मगध से वृक्ष के रेशे और बंगाल से मलमल प्राप्त होती है। वस्त्र उद्योग का कार्य तंतुवाय श्रेणी द्वारा किया जाता था। तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख नासिक अभिलेख से मिलता है। जातक कथाओं के अनुसार शिल्प की संख्या 18 बताई गई है। शिल्प की संख्या जातक के अनुसार 18, दीर्घ निकाय के अनुसार 24, मिलिंद पन्नों के अनुसार 75, महावस्तु के अनुसार 36 थी। मिलिंद पन्नों में शिल्प की संख्या 75 बताई गई है। इनमें से 8 धातु से संबंधित थे। शिल्पों पर नियंत्रण हेतु श्रेणियों की व्यवस्था थी। श्रेणियों को कुलिक निगम भी कहा जाता था। श्रेणी धर्म श्रेणी के नियम होते थे, जिसकी जानकारी मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य से मिलती है। श्रेणी बैंकिंग कार्य भी करती थी, जैसे ब्याज पर देना, बस्तें रखना, मुद्रा चलाना आदि कार्य श्रेणियों के होते थे। श्रेणियां न्याय कार्य व नियम बनाने का कार्य भी करती थी। ज्येष्ठ सत्ता के समान सत्ता चलाने वाली श्रेणियां थी। कश्मीर, कौशल, विदर्भ, सबराय, मालवा, हीरा के प्रमुख केंद्र थे। हाथीदांत उड़ीसा में पलोरा, लोहा अप्रांत कोंकण तट, करीमनगर, नालकोंडा से प्राप्त होता है। मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य देश के विभिन्न व्यापारिक केंद्रों के मध्य होने वाले आपसी व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। यह व्यापार स्थल मार्गों से होता था, जिसमें बैल, घोड़ा, ऊंट आदि का उपयोग होता था। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी और धातु विनिमय भी प्रचलन में था। धातु विनिमय हेतु मुद्रा प्रणाली भी अस्तित्व में थी। क्योंकि मुद्रा का मूल्य निर्धारित नहीं था, इस कारण मुद्रा विनिमय नहीं था। मुद्रा प्रणाली मौर्योत्तर काल के समय ताम्र मुद्राओं का प्रचलन अधिक था। स्वर्ण मुद्राएं कम प्रचलित थी, जो विशेष लेन देन में प्रयुक्त होती थी। सातवाहनों ने स्वर्ण मुद्रा नहीं चलाई। पुरानी प्रचलन में थी, परंतु सातवाहनों ने नई स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन नहीं किया था। निष्क, स्वर्ण मुद्रा, शतमान, चांदी मुद्रा, काकणी, तांबे की मुद्रा, रांगा मुद्रा, उक्त चारों के मिश्रण से कांसार्पण बनता था। कांसार्पण मुद्रा का सर्वाधिक उपयोग होता था। सातवाहन क्षेत्रों में चांदी की कमी थी, जिसके कारण 500 ग्रेन के शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सातवाहनों ने ताम्र, जस्ता, सीसा इत्यादि के मिश्रण से पोटीन के सिक्के चलाए थे। सातवाहन के सिक्के पर चैत्य अंकित मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः चैत्य सातवाहनों का
राज्य चिन्ह था। सातवाहन सिक्कों का भंडार पेड़ा बाकुड़ा आंध्र प्रदेश, आदन मध्य प्रदेश से मिला है। सिक्कों का ढेर मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर टकसाल रही होगी। इस प्रकार समृद्ध आंतरिक व्यापार के कारण कई नगरों का और मुद्राओं का विकास हुआ। इस कारण रोमिला थापर रामशरण शर्मा ने सातवाहन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा है। साथ ही रामशरण शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्बन डेक इन इंडिया में सातवाहन काल के लगभग 125 नगरों का विवरण दिया है। इस प्रकार इस तृतीय नगरीकरण के संकेत मिलते हैं। बाह्य व्यापार। सर्वाधिक व्यापार रोम, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया के साथ होता था। रोम के साथ व्यापार के प्रमाण शिल्पाधिकारम पुस्तक रोम के साथ व्यापार का सचित्रण विवरण देती है। पेरिपल्स ऑफ एरिथेंसी इस पुस्तक की रचना मिस्र के आवासित यूनानी नागरिक अज्ञात के द्वारा की गई थी। प्रथम शताब्दी में रचना की गई थी। लाल सागर, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एरिथेंसी कहा जाता है तथा इस पुस्तक में भारत के 24 बंदरगाहों के नाम भी मिलते हैं। इसमें व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की सूची दी गई है। यह ग्रीक भाषा में लिखी गई पुस्तक है। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की रचना है। टोलमी की, कोयम्बटूर, अरिकमेडू, कोटलिंगल, पेडाबाकुड़, शिशुपालगढ़, आदम क्षेत्र से रोमन क्षेत्रों से रोमन शासकों ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो इत्यादि प्रमुख शासक थे जिनके सिक्के भारत से प्राप्त हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि रोमन शासक ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो इत्यादि शासकों के सिक्के कोयम्बटूर, अरिकमेडू, कोटलिंगल, पेडाबाकुड़, शिशुपालगढ़ आदि से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्कों के स्थानों से संग्रहण प्राप्त हुए हैं जिनमें 6000 सिक्के मिले हैं। पांडिचेरी से रोमन बस्ती, रोमन सिक्के, रोमन मृत भांड प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडू जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र भी था। एम्फोरा मृत भांड तरल पदार्थ रखने के पात्र होते थे। एयरटाइन मृत भांड मुद्रांकित चमकदार सांचे में ढाले हुए मृत भांड जिन्हें टेरा सीकिलात भी कहा जाता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हिप्पोलस ने मानसून की खोज की थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। मानसूनी पवनों की खोज से पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था। कालांतर में मानसूनी पवनों की खोज के बाद जल मार्ग से सर्वाधिक व्यापार होने लगा जिसकी जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। जल मार्ग के संचालन हेतु विभिन्न बंदरगाह थे। पश्चिमी तटीय बंदरगाह है। एक पाटल या पटाला सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में। 2 बार बरिकम सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में। रोरुक बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में जिसका वर्णन जातक ग्रंथों व दीर्घ निकाय में मिलता है। बेरीगाजा बंदरगाह को भृगु कच्छ, भड़ोच, बारूगाजा नाम से भी जाना जाता है। बेरीगाजा मौर्योत्तर काल का प्रमुख बंदरगाह था। टोलमी ने बेरीगाजा बंदरगाह को पश्चिम भारत की सर्व प्रमुख मंडी तथा विशालता बड़े नगर कहा है। यहाँ से उज्जैन, प्रतिष्ठान नगर आंतरिक व्यापारिक केंद्रों के लिए मार्ग जाते थे और इन पर शकों का नियंत्रण था। सुपार्क या सोपारा यह सातवाहनों के नियंत्रण में था। कल्याण यह बंदरगाह सातवाहनों के अधीन था। सेमुला, चोल, पारीपतन
दाम्भोल। मुर्जिस बंदरगाह है, ये मालाबार तट केरल में स्थित था। यहाँ पर यवन जहाज मुर्जिस आते थे और प्रचुर मात्रा में सोना देकर बदले में गोल मिर्च ले जाते थे। पूर्वी तटीय बंदरगाह है, एक मारुगुर बंदरगाह है, यह तमिलनाडु में स्थित है। प्राचीन पांड्य राज्य के बेगाई नदी के मुहाने पर स्थित था, जिसका शाब्दिक अर्थ है बंदरगाहों का नगर। वर्तमान में इसकी पहचान अलगनकुलम प्राचीन स्थल से की जाती है। कालची या कोरकाई मोती उत्पादन व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कालची या कोरकाई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित था। कावेरीपत्तनम, चमर, करियाल कावेरी के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह जो चोलों के अधिकार में था। टोलमी ने इसे खाबेरस नाम से संबोधित किया है। कावेरीपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित था। अरिकामेडु यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित था। आयात की जाने वाली वस्तुएं शराब, तांबा, रांगा, सीसा थे। मौर्योत्तर काल में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं लोहा इस्पात, गरम मसाले, हाथी दांत, रेशम। गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। यवन प्रिय को रोमिला थापर ने काला सोना भी कहा है। प्लिनी ने कहा है कि भारत को विदेशी व्यापार से प्रतिवर्ष 5 करोड़ सेक्टर्स प्राप्त होता था, यानी भारत को प्रतिवर्ष फायदा होता था। प्लिनी ने दुख प्रकट किया है कि रोम का सोना भारत जा रहा है। आज हमने मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।